हेलो। लॉस ऑफ मोशन पार्ट टू कंटिन्यू करते हैं। राइट, प्रीवियस फर्स्ट पार्ट के अंदर थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन था। राइट, अब इस पार्ट में मैथमेटिकल चीजें हैं कि एग्जैक्टली हम जो भी लॉज हमने पढ़े, न्यूटन्स के लॉ कह दो, राइट, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, लीनियर मोमेंटम, वो सब चीजें एप्लीकेबल कैसे हैं। सो लेट अस सी दोस। तो सबसे पहला हिस्सा जो है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम में मतलब क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ऐसा कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि जो हमको क्वेश्चन समझने में हेल्प करे। राइट, सो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं बॉडी पे। राइट, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइक लेट्स सिंपल एग्जांपल दू एक फ्री बॉडी डायग्राम का। तो इट्स लाइक ए ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। टेबल यानी हार्ड सरफेस, उसको हम इस तरह से डैश 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 करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे यहाँ पे? तो ये जो बॉक्स है, राइट, ये ऑब्जेक्ट है, उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ की तरफ ये फिक्स ही रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वेट लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, वेट राइट में एक्ट हो रहा है, या वेट ऊपर एक्ट हो रहा है। राइट, वेट का डायरेक्शन फिक्स ही है कि वेट एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और बदले में ये जो सरफेस है नॉर्मल रिएक्शन देगा ऊपर के डायरेक्शन। सिंपल। सो इसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द टेबल। एडिशनली एक और एग्जांपल दूं तो लेट्स से टेबल के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को हम धक्का मार रहे हैं तो फोर्स एफ से हम उसको राइट डायरेक्शन में धक्का मार रहे हैं। अब इसके इस बॉक्स पे या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन से फोर्स एक्ट होंगे? तो ऑब्वियसली वजन तो एक्ट होगा ही होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। वजन की वजह से ये जो इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ। एन या आर से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और क्योंकि ऑब्जेक्ट राइट साइड में जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है। सो इस तरह के डायग्राम्स जिनमें हम सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी डायरेक्शंस दिखाते हैं, उसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जब भी क्वेश्चन दिया हुआ है और तुमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा, लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो डायग्राम ड्रॉ करके वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो पाए। सो अगर फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ती है या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है क्वेश्चन में, तो कौन से फोर्सेस है जो तुम्हें रिकलेक्ट करने चाहिए और अप्लाई करने चाहिए? सो जो भी एक्सटर्नल फोर्स यानी ये वाला कि मैं धक्का मार रहा हूं, ये तो डिफॉल्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स के कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन होगा ही होगा। सो एक्सटर्नल फोर्स यानी राइट, कोई बाहर से कोई दूसरा धक्का मार रहा है। फ्रिक्शन फोर्स जो कि सरफेस की वजह से आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू फ्लूइड, तो जैसे कि समझ लो कि ये बीकर है और इस बीकर के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है। राइट, अब मैं ऊपर से एक बॉल ड्रॉप करता हूं तो बॉल अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ जाएगा, बट फ्लूइड का जो सरफेस है वो फ्रिक्शनल फोर्स देगा। उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। सिंगल ए ही आता है उसमें, ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, उसको हम लिखते हैं ऐसा एफ ड्रैग। सेम एरोप्लेन भी जब आगे की तरफ हवा में उड़ता है, एरोप्लेन भी जब आगे की तरफ हवा में उड़ता है तो आगे की तरफ इंजन फोर्स एफ लगा रहा है और बदले में ड्रैग फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। तो ड्रैग फोर्स विमान के मोशन को अपोज करता है। सो फ्लूइड में ड्रैग फोर्स वर्ड यूज होता है, फ्लूइड में हवा या लिक्विड में।
नॉर्मल रिएक्शन, ये मैंने बताया कि अगर किसी हार्ड सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर किसी हार्ड सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा, बदले में सरफेस देगा नॉर्मल रिएक्शन। माइंड इट, यहां पे मैंने कहा हार्ड सरफेस, राइट। दूसरा कोई वर्ड हार्ड सरफेस के लिए नॉन एक्सटेंसिबल कह सकते हो, रिजिड सरफेस कह सकते हो। अगर ये सरफेस हार्ड नहीं है, लेट्स से पानी का सरफेस है, तो पानी का सरफेस होगा तो वेट नीचे की तरफ, बट नॉर्मल रिएक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर, है ना। मैं जमीन पे खड़ा हूं तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, तो मैं कंफर्टेबली खड़ा हूं। पर अगर मैं पानी पे खड़ा रहूं तो वेट मुझे नीचे ले जाएगा और पानी का सरफेस मुझे सफिशिएंट नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे पाएगा, अल्टीमेटली पानी में डूब जाएंगे। वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट होता है, क्लियरली दिमाग में रखे। टेंशन, कोई भी चीज अगर सीलिंग से लटक रही है, किसी सरफेस से लटक रही है कोई चीज, राइट, तो वंस अगेन द वेट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, एंड यहां पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, इस स्ट्रिंग में खींचाव होगा, उस खींचाव को हम इंग्लिश में कहते हैं टेंशन, राइट। ऐसे हम लटके हुए हैं डोरी में, तो वेट नीचे की तरफ है और इस स्ट्रिंग में खींचाव, तनाव होगा, उसको हम कहते हैं टेंशन। झूला कह सकते हो, एग्जाम्पल पंखा सीलिंग से लटका हुआ है तो जो रॉड है, कनेक्टिंग रॉड, उसमें टेंशन होगा, है ना। जिम्नास्टिक में भी वो लोग ऐसा लटक के कुछ उल्टा घूमते हैं वगैरह वगैरह, तो उस स्ट्रिंग में भी टेंशन होता है। टेंशन सह पानी चाहिए, वो जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, वो टेंशन सह पाना चाहिए। अगर वो नहीं सह पाता है तो वो टूट जाएगा। सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब सर्कल में चीज घूम रही हो। तो लेट्स से मैं ऐसा कहता हूं, एक कार है, तो वो कार, राइट, इस सर्कल में वो ऐसे जाने की कोशिश कर रही है। तो जब कोई भी चीज सर्कल में जा रही है या कर्व में जा रही है तो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट होगा सेंटर की तरफ। सेंट्रीपेटल जरूरी नहीं है पूरा सर्कल ही हो, कर्व भी हो। हम रोड पे टर्निंग्स लेते हैं, है ना, टर्न लेते वक्त थोड़ी स्पीड हम कम कर देते हैं, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स बैलेंस करना चाहिए कार के मोशन को। अगर नहीं कर पाएगा तो ये कार सीधी इस तरफ कहीं पे जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। सो सेंट्रीपेटल फोर्स कर्व के सेंटर की तरफ एक्ट होता है। प्लानिटरी मोशन में भी सेंट्रीपेटल फोर्स वर्ड यूज होता है। कैसे? तो लेट्स से यहां पर है सन और यहां पर है लेट्स से अर्थ, तो अर्थ घूम रही है गोल गोल सन के, तो अर्थ और अर्थ को मिल रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स सन की वजह से। सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वही सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है अर्थ को। माइंड इट, सेंट्रीपेटल फोर्स कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपेटल फोर्स वो फोर्स है जो सर्कल में कोई चीज घूमती है तब एक्शन में आता है। अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स आने की वजह यहां पर है ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता है। यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स के एक्शन में आने की वजह फ्रिक्शनल फोर्स, वो जो कर्व वाले क्वेश्चंस या कर्व मोशन ऑन ए कर्व्ड पाथ देखेंगे तब हमको और ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा। तो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्शन में आता है बट किसी ना किसी वजह से। सो यहां पर हम कहते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल या तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, राइट। मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में इसका इक्वेशन बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन है Gm1m2/r²। यहां पे भी ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्शन में आ रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आ रहा है। फिर आता है रिस्टोरिंग फोर्स। ये वर्ड तब यूज होता है जब स्प्रिंग के साथ में कनेक्शन हो या इलास्टिक चीज के साथ में कनेक्शन हो।
तो जैसे ऐसा स्प्रिंग जैसा कनेक्शन है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लटकाया हुआ है, राइट। तो ऑब्वियसली वेट एक्ट होगा नीचे की तरफ और इस स्प्रिंग में जो तनाव आया है, जो खींचाव आया है, उस वजह से होगा रिस्टोरिंग फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है kx, रिस्टोरिंग फोर्स। x मतलब कितना खींचाव आया है। अंडर रिलैक्स्ड कंडीशन लेट से ये स्प्रिंग इतनी थी, बट अब ऑब्जेक्ट बांधने के बाद इसकी जो लेंथ है बाय x बढ़ गई, तो वेट की वजह से यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि इलास्टिक, स्प्रिंग, ऐसी सब चीजों में आता है, राइट। सो रिस्टोरिंग फोर्स kx। एट्रैक्टिव फोर्स, राइट, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, तो लेट से अर्थ है, मून है, तो दोनों के बीच का एट्रैक्टिव फोर्स कैसे बताओगे? इस तरह से एरो लगा के। ये वाला जो एरो है वो आएगा फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून, ये वाला एरो बताएगा फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ, बट दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है, डायरेक्शंस अलग अलग है पर मैग्नीट्यूड दोनों का एक है। एट्रैक्टिव फोर्स लिखा हुआ है, देखो रिपल्सिव नहीं लिखा है। तो एट्रैक्टिव फोर्स को इस तरह से हम डिनोट करेंगे, एरोज एक दूसरे की तरफ, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून, फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ, ऐसे रीड करते हैं। रिपल्सिव फोर्स सेम वे, समझो नॉर्थ पोल है, यहां पे भी नॉर्थ पोल है, तो रिपल्शन कैसे डिनोट करेंगे? तो रिपल्शन हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये रिपल्शन, ये रिपल्शन। लेट्स से ये नॉर्थ 1 है, ये नॉर्थ 2 है, तो यहां पर हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहां पर हम लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। दोनों ही फोर्सेस इक्वल होंगे, डायरेक्शंस अलग अलग है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्लियरली ये तुमको पता होना चाहिए, राइट। यहाँ पे ये जो एट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस है उनके मैग्नीट्यूड सेम रहते हैं बट डायरेक्शंस अपोजिट रहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में आगे है, ये सारे एग्जांपल्स है जिसके लिए डायग्राम ड्रॉ करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक इज एट ए रेस्ट ऑन द टेबल टॉप, एग्जैक्टली यही वाला डायग्राम आएगा। बुक इज एट रेस्ट ऑन द टेबल टॉप, ए जिम्नास्टिक होल्डिंग ऑन टू ए बार। तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं कि जिम्नास्टिक ऐसे एक बार है, सीलिंग से फिक्स्ड है ना, और यहां पर ये जिम्नास्टिक वाला जो इंसान है वो इसको पकड़ के ऐसे लटक रहा है, राइट। देखो, तो इसमें अब फोर्सेस कैसे डिनोट करेंगे? तो फोर्सेस आएगा, वेट आएगा नीचे की तरफ कंपलसरी, और इस वेट के बदले में यहां पर जो है टेंशन रहेगा, यहां पर टेंशन रहेगा। अल्टीमेटली ये टेंशन आया हाथ में से है, तो एक डायरेक्शन में वेट है जो कि दो अलग अलग डायरेक्शनों में बट रहा है, टोटल वेट दो हाथों पे बट रहा है ना। हम एक हाथ से लटकेंगे तो हार्डली हम 2 या 3 सेकेंड तक लटक पाए, लेकिन दोनों हाथों से लटकेंगे तो हम कंफर्टेबली मे बी 5 सेकेंड 10 सेकेंड लटक पाएंगे, क्योंकि जो वेट है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसको और सिंप्लीफाई तरीके से मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये जो वेट है दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, मे बी इक्वली मे नॉट बी इक्वली, पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आता है लामीज थियरम। आगे हम देखेंगे लामीज थियरम से ऐसे केसेस हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर है an egg is free falling from a nest in a tree, अंडा गिर रहा है उसके छत्ते में से। सो अंडा जब फ्री फॉल में है, लेट्स से यहां से ये एग नीचे की तरफ आ रहा है, तो वेट उसका नीचे की तरफ, और अंडे पे लगने वाला ड्रैग फोर्स, हवा का जो ड्रैग फोर्स है ऊपर की तरफ लगेगा, और कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं होने वाला है। फ्लाइंग स्क्विरल इज ग्लाइडिंग फ्रॉम ए ट्री टू द ग्राउंड, राइट। फ्लाइंग स्क्विरल तो पेड़ से ऐसे कूदी और ऐसे ग्लाइड करते हुए जा रही है, तो स्क्विरल पे भी लेट्स से वो कुछ ऐसे ग्लाइड कर रही है स्क्विरल, राइट। तो वंस अगेन इसका वेट नीचे की तरफ होगा, राइट। उसके बॉडी के अलोंग ड्रैग फोर्स यहां पे होगा,
ड्रैग फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, राइट। सो ऐसा, अब इसमें भी देखो फोर्सेस एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, यहाँ पे भी अपोजिट नहीं है, यहाँ पर अपोजिट है। अब अपोजिट है इसका मतलब ऐसा नहीं बैलेंस कर लेंगे, वेट डोमिनेट कर रहा है, अल्टीमेटली अंडा नीचे ही आएगा। अगर ड्रैग फोर्स डोमिनेट करता तो अंडा ऊपर चला जाता। तो ये थोड़ा लॉजिक भी लगाना है कि अब ये फ्लाइंग स्क्विरल है, इसका वेट ही डोमिनेट कर रहा है, ड्रैग फोर्स है सही, उसके सरफेस की वजह से ड्रैग फोर्स है, पर वो ड्रैग फोर्स क्या कर रहा है, उसकी स्पीड को कम कर रहा है। हम जब पैराशूट से कूदते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ड्रैग फोर्स भी बढ़ जाता है, और ड्रैग फोर्स के बढ़ने की वजह से राइट स्पीड कम हो जाती है। फिर है 5 नंबर, राइटवर्ड फोर्स इज अप्लाइड टू ए बुक इन ऑर्डर टू मूव इट अक्रॉस द डेस्क विद द राइटवर्ड एक्सेलरेशन। इसके लिए अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो कैसा आएगा डायग्राम, लेट्स से ये बुक है, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, राइटवर्ड फोर्स अप्लाई किया है, मतलब इस तरह से। अब इसको ऐसे ड्रॉ करो या ऐसे ड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली एरो दूर की तरफ हम प्रीफर करते हैं, जो फिजिक्स है या जो बुक्स है या जो रूल है उस हिसाब से एरो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि दूर जा रहा हो वो, राइट। सो राइट साइड में ये बुक को लेके जा रहा है फोर्स, राइटवर्ड फोर्स, और राइटवर्ड एक्सेलरेशन है, तो राइटवर्ड फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी राइटवर्ड होगा। यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रिक्शन उल्टी दिशा में है, फ्रिक्शन डोमिनेट करेगा कि ये फोर्स डोमिनेट करेगा। अगर बुक को तुम्हें राइटवर्ड ले जाना है तो इस फोर्स को फ्रिक्शन से बड़ा होना पड़ेगा, है ना। जमीन पे पड़ी हुई चीज, कुर्सी पड़ी हुई है, अब उसको तुम्हें खींचना है, तो तुम्हारा खींचाव, तुम्हारा पुल करने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा, तभी वो चेयर को तुम पुल या पुश कर पाओगे। सो जैसा कि मैंने कहा लॉजिकली ये डिसाइड करना है, क्योंकि ये फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन उसी की डायरेक्शन में होगा। प्लीज ये बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा दो, अगर फ्रिक्शन डोमिनेट कर रहा होता तो एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन में होता। जनरली फ्रिक्शन बॉडी को मूव नहीं कराता बट उसको रेस्ट पे ही रखता। एक्सटर्नल फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन में ही होगा। उसको समझने के लिए चलो एक और एग्जांपल में देता हूं। लेट्स से ऐसा पुली सिस्टम है, और इस पुली सिस्टम में यहां पर M1 लटका हुआ है, यहां पर M2 मास लटका हुआ है, राइट। तो अब बताओ M1 नीचे जाएगा या M1 ऊपर जाएगा। तो अगेन जैसा कि मैंने कहा दिमाग यूज करो, अगर M1 बड़ा है M2 से तो M1 जाएगा नीचे की तरफ, M1G, M2G भी नीचे ही एक्ट हो रहा है, टेंशन T, यहां पे भी टेंशन T, राइट। और क्योंकि M1 बड़ा है एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, इस मास का एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, ये नीचे जाएगा ये ऊपर की तरफ जाएगा। सो ये थोड़ा लॉजिकली समझना है, ड्रॉ कर करके प्रैक्टिस करना है, सो दैट क्वेश्चंस में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। कॉलेज स्टूडेंट रेस्ट ए बैकपैक अपॉन हिज शोल्डर्स, तो कंधे पे हम बस्ता लटकाते हैं, है ना। तो लेट्स से ऐसे कुछ कंधे पे मैंने यहां पर बस्ता लटकाया है, आधा बटरफ्लाई लग रहा है ये, तो कैसे एक्ट होगा, तो बस्ते का वजन नीचे की तरफ, वेट, और वो स्ट्रैप में जो टेंशन आता है वो मेरे कंधों पे लगेगा, है ना। कंधे दर्द करते हैं तो स्ट्रैप जो पट्टा है, बेल्ट है, उसमें टेंशन क्रिएट होगा। सो वेट नीचे की तरफ, टेंशन कंधे पे लगेगा या पट्टे पे लगेगा, जो भी स्ट्रैप है उस पे। स्काई डाइवर इज डिसेंडिंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्चुअली में तो ऊपर से नीचे कुछ भी गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, राइट। टर्मिनल वेलोसिटी ना आ जाए तब तक हवा के ड्रैग फोर्स की वजह से कुछ वक्त के बाद
ये फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो स्काई डाइवर भी जब हवा में से नीचे गिर रहा है तो उसमें ये कंडीशन आ जाएगी। क्या कंडीशन होगी स्काई डाइवर के लिए? अंडा तो काफी छोटी हाइट से गिरता है, बट स्काई डाइवर के केस में वेट विल बी इक्वल टू एफ ड्रैग। जब ये कंडीशन आ जाएगी तब वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। ये सब की सब चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, तब ही तुम कंसेप्ट भी समझ पाओगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। ऑब्जेक्ट हैंगिंग फ्रॉम ए सीलिंग, ये मैंने अभी बताया, राइट? ये रहा ऑब्जेक्ट हैंगिंग फ्रॉम ए सीलिंग। फिर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। सो अगर ऑब्जेक्ट ऑन रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, 9 नंबर वाला है ना, तो ऐसा कुछ ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट है जो मूव नहीं कर रहा है। कौन से फोर्स एक्ट होंगे इसके ऊपर? तो वेट होगा नीचे की तरफ। अब वेट उसको नीचे लेके जाएगा तो बदले में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सरफेस की वजह से उसको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद रखो, ये सरफेस है ना, ये रहा सरफेस हमारा, तो नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ही होता है। तुम्हारा ड्राइंग वैसा ही होना चाहिए। और लॉजिकली अगेन ये बॉक्स नीचे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है तो बदले में फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में उसको स्टडी रख रहा है। तो देखो यहाँ पे भी फोर्सेस आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट, सब अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग एंगल में है। फिर इसका आगे और सॉल्यूशन पॉसिबल है, आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। फिर उसके बाद में है 10 नंबर, ये 9 नंबर था। 10 नंबर में है ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो सेम टू सेम चीज, अगर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है नीचे की तरफ, राइट, तो डायग्राम कैसा होगा? तो डायग्राम में फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आएगा नेट फोर्स एफ। नेट फोर्स एफ, या ऐसा कह सकते हो नीचे की तरफ आएगा एक एक्सेलरेशन ए। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट नहीं है, वेट डोमिनेट कर जाता है, तो बॉडी स्लाइड हो जाएगी, अदरवाइज वो बॉडी अटकी हुई पड़ी रहेगी। फिर उसके बाद में 11 नंबर में है ऑब्जेक्ट बीइंग पुश्ड अप द इंक्लाइंड प्लेन। तुम उसे ऊपर की तरफ धक्का लगा रहे हो तो उसकी ड्राइंग कैसी आएगी? ऑब्जेक्ट बीइंग पुश्ड अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये इतना पार्ट तो रहेगा ही। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हम फोर्स एफ से खींच रहे हैं या धक्का मार रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स का एफ थोड़ा ऐसा स्टाइल में बनाना है ताकि तुम्हें पता रहे, राइट, कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ऐसा डायग्राम आएगा जब ऑब्जेक्ट इज पुश्ड अप द इंक्लाइंड प्लेन। और 12 नंबर ट्रेन पुलिंग द बोगीज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ट्रेन पुलिंग द बोगीज, गजब गजब के क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप में। तो लेट्स से ये हो गया इंजन, राइट, इंजन से कनेक्टेड बॉगी 1, लेट्स से मास 1 की बॉगी 1, फिर दूसरी बॉगी जिसका मास m2 है। मास इसीलिए अलग अलग ले रहा हूं मैं कि पहला वाला डिब्बा शायद काफी भरा हुआ है, दूसरा वाला डिब्बा अलग नंबर के इंसानों से भरा हुआ है, इसीलिए सबके मास अलग अलग ले रहा हूं। इसको हम कहते हैं कनेक्टेड मोशन। अब इंजन जब आगे की तरफ पुल करेगा फोर्स F से, तो बदले में यहां पर आएगा टेंशन T1, यहां पर आएगा टेंशन T2।
इस ये जो कनेक्टर है ना, बोगीज एक दूसरे के साथ चेन से या एक मैकेनिज्म से कनेक्टेड रहती है, तो वहां पर खींचाव तनाव होता है। यहां पर होगा कुछ टेंशन 3, यहां पर होगा कुछ टेंशन 4। अब इन सब में एक चीज याद रखनी है, इंजन सबको खींच रहा है तो एक्सेलरेशन सब लोगों का ए ही होगा। एक्सेलरेशन इन सब ऑब्जेक्ट्स का ए ही होगा। टेंशन की वैल्यूज अलग अलग होगी, समझ में आया? टेंशन की वैल्यूज अलग अलग होगी बट एक्सेलरेशन सबका एक ही होगा। आने वाले टॉपिक में इसको और आगे सुलझा के देखेंगे। सो ये सिर्फ डायग्राम्स की बात थी। इस तरह से हमको स्केच या सिंपल पेंसिल से डायग्राम्स बनाते आने चाहिए, राइट, जो कि हेल्प करेगा फिजिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। फिर आगे आता है कनेक्टेड मोशन। देखो वो जो बोगी वाला मैंने कहा था सेम चीज ही है, कनेक्टेड मोशन। तो अगर वही बोगी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का ट्राई करें, राइट, कि भाई इसी को हम कुछ इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आते हैं। ये रहा। अब इसको हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सॉल्व करने में हमको करना क्या है, हमको ढूंढना है एक्सेलरेशन, हमको ढूंढनी है ये टेंशन की वैल्यूज कि T1 कितना होगा, T2 कितना होगा, T3 कितना होगा, T4 कितना होगा, ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंजन का मास हम ले लेते हैं m, ठीक है, लेट्स से 5m। इंजन थोड़ा हैवी होता है तो 5m। m1 को ऐसा ले लेते हैं कि इट इज इक्वल टू m, m2 इज इक्वल्स टू m/2, या तो चलो इन सब को एक ही जितना ले लेते हैं, हमको थोड़ा आसान भी रहेगा क्वेश्चन और समझ में भी आएगा। सो m3 m2 m4 सारे एक जितने हैं, बस इंजन 5m का है। अब ओवरऑल F इज इक्वल्स टू एम ए अप्लाई करें हम, ओवरऑल F इज इक्वल्स टू एम ए अप्लाई करें तो इंजन का फोर्स है F। टोटल कितना मास खींच रहा है वो, तो 5m 6m 7m 8m 9m, तो टोटल 9m मास खींचा जा रहा है इंजन द्वारा और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है a, राइट। मैंने कहा कि कनेक्टेड सिस्टम्स होंगे तो उनके एक्सेलरेशंस एक जितने ही होंगे, एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं होगा, सब चीजों का, सब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन एक जितना ही है। चेंज किस चीज में होगा, ये टेंशंस अलग अलग होंगे, राइट। तो ये ओवरऑल इक्वेशन, इसमें से हमको ये जानने मिलता है कि एक्सेलरेशन इज F/9m, ठीक है। अब हम T1 ढूंढते हैं। T1 ढूंढने के लिए कहा हुआ है, T1 ढूंढने के लिए कहा हुआ है तो इस पूरे डायग्राम को स्प्लिट कैसे करोगे तुम। ये रहा इंजन जिसके ऊपर है फोर्स F, राइट, और यहां पर है टेंशन T1। तो इंजन ओवरऑल एक्सेलरेशन तो इंजन का राइट साइड में ही है, राइट। तो इंजन का मास है 5m a, राइट, F इज इक्वल्स टू m a ही लगाया है। तो ये नेट जो फोर्स आगे की तरफ एक्ट हो रहा है, इट इज अराइजिंग फ्रॉम F-T1, F-T1, ये जो, राइट, ये इंजन पे लगने वाला फोर्स F आगे की तरफ इंजन जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, और टेंशन T1 ये कनेक्टर का टेंशन जो कि उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है ना। तुम भी आगे भाग रहे हो, पीछे किसी ने तुम्हारी टी शर्ट पकड़ी हुई है तो तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, पीछे की तरफ से जिसने टी शर्ट पकड़ी हुई है वो तुम्हारे मोशन को रोक रहा है, अपोज कर रहा है। ओवरऑल इन दोनों का इफेक्ट आएगा, ये फोर्स ऑब्वियसली डोमिनेट करेगा तो आगे के डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। उस चीज को देखो मैंने इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखा है कि
आगे के डायरेक्शन में लगने वाला इसका मास लिया, इंजन का मास 5m है, तो ये रहा, देखो आगे की डायरेक्शन वाला जो फोर्स है, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं नेट फोर्स, है ना, एक फोर्स इस तरफ है, टेंशन भी फोर्स ही है, खिंचाव वाले फोर्स को एक स्पेशल नाम दिया हुआ है टेंशन, राइट। तो फोर्स और ये भी फोर्स जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और अपोज करने के बाद फाइनल जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी फोर्स है। सो नेट फोर्स हो जाएगा, ये वाला फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो F माइनस जो वाला फोर्स उसको रिटार्ड कर रहा है या उसके मोशन को कम कर रहा है। तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इसके अंदर वैल्यूज डाल दी मैंने, राइट। F नेट कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और F की वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं, इसको आगे सुलझाए तो T1 ढूंढना है ना हमको, तो T1 को लेफ्ट में लेके जाते हैं, F माइनस 5ma, F की वैल्यू है 9ma, तो 9ma माइनस 5ma, अल्टीमेटली T1 की वैल्यू आई 4ma। इतना टेंशन ये पहला वाला कनेक्टर झेल रहा है, और अच्छे से समझ में आएगा तुमको, हम दूसरे वाला कनेक्टर यानी कि दूसरा टेंशन ढूंढते हैं, यानी कि अब हम आते हैं M1 पे। तो M1 के लिए अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, है ना, M1 का मास तो M ही है, इसके लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, तो M1 पे क्या क्या एक्ट हो रहा है। अब M1 के आगे वाला ये सब भूल जाओ, M1 के पीछे वाली चीजें भूल जाओ, M1 को इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करो। तो M1 पे है टेंशन T1 इस तरफ, टेंशन T2 इस तरफ। टेंशन को हमेशा ऐसे आगे पीछे ही बताते हैं, अगर मैं किसी चीज को खींच रहा हूं तो मेरे लिए टेंशन उस तरफ है और सामने वाली चीज के लिए टेंशन इस तरफ है, इसीलिए ऐसे एरोस बताते हैं। तो इसका मतलब ऐसा मत सोचो कि इंजन की वजह से टेंशन इधर है, M1 की तरफ वजह से टेंशन इधर है, ये टेंशन कॉमन कनेक्शन में है। तो इंजन भी ये टेंशन को झेल रहा है जिसकी वैल्यू T1 है, M1 भी टेंशन को झेल रहा है जिसकी वैल्यू T1 है, ठीक है। तो ये एरोस को लेके ऐसा कंफ्यूज मत हो, ऐसा कैसा, ये T3 भी इस तरफ, T3 भी इस तरफ, तो वो खींचाव इज म्यूचुअल एंड अपोजिट, राइट। टग ऑफ वार खेलते हैं हम, तो हम भी खींचाव फील करते हैं उनकी वजह से, तो हमारा खींचाव उस डायरेक्शन में, सामने वाली टीम भी खींचाव फील कर रही है, राइट। तो उनके लिए जो टेंशन है वो हमारी तरफ है, राइट। तो उस तरह से ये एरोज लगते हैं। अब इसके लिए नेट इक्वेशन बनाओगे, F नेट, क्योंकि ये बॉडी तो जा रही है आगे एक्सेलरेशन a के साथ, तो F नेट विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2, इस डायरेक्शन में जा रही है ना, मतलब T1 डोमिनेट कर रहा है, ये पक्का मान के चलो, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वही फोर्स डोमिनेट कर रहा है। F नेट का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma, मास कितना है m, एक्सेलरेशन कितना है a, T1 माइनस T2, मुझे अभी यहां पर T2 ढूंढना है, T1 तो मैंने ढूंढ लिया, तो T2 को सब्जेक्ट बना दूं, तो T1 माइनस एम ए, राइट। तो T1 की वैल्यू है 4ma माइनस एम ए, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 3ma। देखो ये अब लॉजिकली तुम्हारे दिमाग में उतरना चाहिए कि इंजन एक्सपीरियंस कर रहा है 4ma, ये पहली बोगी थोड़ा कम एक्सपीरियंस कर रही है, क्योंकि पहली बोगी को पीछे वाली 3 को खींचना है, इंजन को पीछे वाले 4 को खींचना है, पहली बोगी को पीछे वाले 3 को खींचना है। अब दूसरी बोगी के लिए कैलकुलेट करोगे ना, इससे भी कम टेंशन आएगा, ट्राई करते हैं। तो M1 के लिए किया, M2 के लिए, तो M2 का मास भी M ही है, M2 एक्सपीरियंस कर रहा है T2 इस डायरेक्शन में और T3 इस डायरेक्शन में, तो F नेट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन, ऐसा ही ड्रॉ करना है, ऐसे ही लिखते जाना है, दिमाग भी चलेगा, क्वेश्चंस भी सुलझेंगे। T3 आएगा, T2 माइनस F नेट हो जाएगा ma, T2 की वैल्यू कितनी है 3ma माइनस ma, आंसर पॉजिटिव में ही आना चाहिए, अदरवाइज गलत होगा वो। देखो
थर्ड वाली बोगी, सेकंड वाली बोगी, है ना, कम टेंशन एक्सपीरियंस कर रही है। अब और आगे बढ़ते हैं थर्ड वाली बोगी के लिए। तो थर्ड वाली बोगी के लिए T3 इस तरफ, T4 इस तरफ, तो एफ नेट हो जाएगा T3 जो कि डोमिनेट कर रहा है उसको पहले लिखेंगे, और ये T3 घट जाएगा, कम हो जाएगा T4 की वजह से, तो T3 माइनस T4 की वैल्यू ढूंढेंगे तो T3 माइनस एफ नेट, T3 की वैल्यू थी 2ma और एफ नेट हो जाएगा ma, मास तो m ही लिया हुआ है हमने, तो ma, सो T4 है ma। इन केस इसके पीछे भी कनेक्टर तो लगा ही होता है बट कोई बोगी जुड़ी हुई नहीं है, तो देखो इसके पीछे वाले कनेक्टर में टेंशन 0 क्योंकि वो किसी को भी नहीं खींच रहा है। सो इस तरह से ये कनेक्टेड मोशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये एक और एग्जांपल है कनेक्टेड मोशन का। सो लेट अस सी। देखो अब ये जो डायग्राम है, राइट, इसमें भी देखो कनेक्टेड मोशन ही हो रहा है ना। तो कनेक्टेड मोशन हो रहा है तो देखो इसमें एक्सेलरेशन कहाँ दिया हुआ है, नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन ए इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि ये जो मास m1 है वो डोमिनेट कर रहा है ना। तो हमको क्या ढूंढना है, हमको ढूंढना है एक्सेलरेशन, राइट, और हमको ढूंढना है टेंशन टी। एक्सेलरेशन और टेंशन टी की वैल्यूज ढूंढनी है। तो लेट से हम सबसे पहले ये वाला केस लेते हैं। तो इस वाले केस के लिए मैं नीट एंड क्लीन तरीके से ड्रॉ करूं और फिर लिखूं तो क्या आएगा, तो कुछ ऐसा आएगा कि ये रहा ऑब्जेक्ट m1g नीचे की तरफ और टेंशन t ऊपर की तरफ, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, है ना। तो हम ऐसा लिखेंगे एफ नेट विल बी इक्वल टू m1g, ये डोमिनेट करेगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, डिक्रीज्ड बाय फैक्टर t, राइट। एफ नेट कितना हो जाएगा, पूरे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, मैंने कहा एक्सेलरेशन तो सेम टू सेम ही रहेगा, तो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके लिए लिखेंगे फॉर कंप्लीट सिस्टम, फॉर कंप्लीट सिस्टम, राइट, m1g जो कि नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है माइनस m2g, है ना, जो कि ऊपर की तरफ जाएगा। सो ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, नेट मास इनटू एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम के लिए लगाया है, राइट। तो पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, पूरे सिस्टम का मास होगा m1 प्लस m2, है ना, दो ही मास है, इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें से मुझे अब एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। इन चीजों को रटो मत, इन चीजों को समझो। कंप्लीट सिस्टम के लिए ये पार्ट एक्चुअली बाद में आएगा, पहले कंप्लीट सिस्टम को देख के एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेनी है, इसके बाद में टुकड़ों को एनालाइज करना है। तो अब लेट से इस वाले टुकड़े को हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। नेट फोर्स कितना हो जाएगा m1
इंटू एक्सेलरेशन जो है वो m1g माइनस टी, तो टी की वैल्यू आएगी m1g माइनस m1a। सो m1 कॉमन, g माइनस a। अब इसके अंदर a की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इस तरह से तुमको टेंशन t मिल जाएगा। अब यहां पर भी ये दूसरे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको भी सुलझाए तो क्या आएगा, तो दूसरा वाला भी अगर हम ड्रॉ करके करें तो ये m2g नीचे की तरफ और t ऊपर की तरफ, नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है ना। तो F नेट विल बी इक्वल टू, टेंशन T डोमिनेट कर रहा है और उसको घटाएगा m2g वेट। ये जो टेंशन ऊपर की तरफ है वो डोमिनेट कर रहा है क्योंकि नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो ये टेंशन घट जाएगा इस वेट की वजह से। सो T माइनस m2g, देखो बहुत अच्छे से ध्यान रखो, यहां पर m1g डोमिनेट कर रहा था तो m1g माइनस टी किया, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है वही फोर्स डोमिनेट करेगा, दूसरा वाला फोर्स इसको अपोज करेगा, यानी सबट्रैक्ट कर देना है। F नेट कितना हो जाएगा, m2a इज इक्वल्स टू T माइनस m2g। T की वैल्यू आएगी m2a प्लस m2g, T विल बी इक्वल टू m2 कॉमन a प्लस g। चलो अब देखते हैं दोनों टेंशन सेम आते हैं कि नहीं आते हैं, कुछ वैल्यूज हम एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट अस से कि m1 की वैल्यू है 5 kg और m2 की वैल्यू है 2 kg, है ना, काफी है ये इतना। तो सबसे पहले तो नेट एक्सेलरेशन हम ढूंढ लेते हैं। नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, तो ये आएगा नेट एक्सेलरेशन 3/7g आ गया। अब टेंशन ढूंढो, तो ये वाले इक्वेशन के हिसाब से टेंशन कितना आएगा, सो T विल बी इक्वल टू, m1 की वैल्यू है 5 किलो, g माइनस a, तो g माइनस a की वैल्यू है 3g/7, g इज 9.8, सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, g के टर्म्स में ही रहने देना है, लास्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 420g/7, देखो ये आंसर आया इसमें। इसके हिसाब से क्या आंसर आएगा चेक करते हैं। T विल बी इक्वल टू, m2 की वैल्यू है 2 किलो, एक्सेलरेशन कितना है 3g/7 प्लस g, तो ये आया 2 इंटू 10g/7 इज इक्वल्स टू 20g/7, सेम टेंशन आया देखो। सो कनेक्टेड मोशंस को कैसे सुलझाते हैं, एक वो ट्रेन वाला एग्जांपल दिया मैंने, दूसरा ये वाला एग्जांपल है, एक और स्टैंडर्ड चीज मैं आपको सिखा देता हूं, तो आप आगे खुद से काफी सारे प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये रहा स्प्रिंग, स्प्रिंग है यहाँ पे, है ना, तो इस स्प्रिंग के अंदर भी हम ढूंढेंगे एक्सेलरेशन और टेंशन। अब ये स्प्रिंग वाली चीजों में बहुत सावधान रहना है, क्योंकि स्प्रिंग वाली चीजें राइट ऐसे रिजिड कनेक्टर है, यहाँ पे ये रिजिड कनेक्टर था, ये बोगीज में भी रिजिड कनेक्टर है, बट स्प्रिंग, इलास्टिक, ये सब रिजिड कनेक्टर नहीं है। उस रिजिड और नॉन रिजिड कनेक्टर को समझने के लिए जो पतंग उड़ाने का धागा रहता है उसको लेके पत्थर को ऐसे ऐसे घुमाइए। अब इलास्टिक लीजिए, पत्थर बांध दीजिए और घुमाइए, तो तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा कि रिजिड कनेक्शन में एक्सेलरेशन सेम टू सेम पास ऑन होता है, इसका जो एक्सेलरेशन है वही इसका एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इसमें भी वही है, पूरी ट्रेन का एक्सेलरेशन एक ही है। बट अगर इस तरह से स्प्रिंग सिस्टम हो जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा, इसका एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा। ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो कनेक्टर है नॉन रिजिड है, यानी इलास्टिक हो सकता है, स्प्रिंग हो सकती है। सो
इसके लिए अगर हम इक्वेशन बनाएं ऑब्जेक्ट ए के लिए, तो एम ए विल बी इक्वल टू टेंशन टी। ए का एक्सेलरेशन ऐसा दिया हुआ है कि इस दिशा में है, तो वो एक्सेलरेशन किस वजह से आ रहा है? टेंशन टी की वजह से ही आ रहा है, और अपोज करने वाला कोई भी फोर्स नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता, अपोज करने में अगर ऐसा दिया रहता कि फ्रिक्शन एफ है, तो इसकी जगह पे हम लिखते एम ए माइनस एफ, नहीं, टी डोमिनेट करता ना, तो टी माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ऐसा टी को कम कर देता फ्रिक्शन। पर यहां पर फ्रिक्शन है नहीं, तो इसको हमें नहीं लेना है, हमको इससे ज्यादा लेना देना है। सो m इक्वल टू टी, एम इक्वल टू टी, और b का एक्सेलरेशन लेट से a डैश है, तो उसको ढूंढना है। अब b को देखो, इस तरफ भी फोर्स है और b का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे f माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए डैश, राइट। अब ये जो स्प्रिंग के बाद में ये जो कनेक्टर्स है उसमें टेंशन सेम ही रहेगा, पर बीच में स्प्रिंग की वजह से एक्सेलरेशन बदल जाएगा। कनेक्टर में टेंशन सेम है, लेकिन स्प्रिंग की वजह से एक्सेलरेशन बदल जा रहा है। तो यहां पर अब हो जाएगा, टी की वैल्यू मुझे पता है, एम ए, इसको यूज करूंगा यहां पे, तो एफ माइनस टी की जगह पे आएगा एम ए बाय एम इज इक्वल्स टू ए डैश। ये आ गया तुमको ए डैश की वैल्यू, यानी बी का एक्सेलरेशन मिल गया। कनेक्टेड मोशन में अगला वेरिएशन है, हाँ, टेबल पे पुली के थ्रू एक ऑब्जेक्ट लटकाया है और टेबल पे एक और ऑब्जेक्ट है, और यहां पर ये नोट करो फ्रिक्शन की वजह से कोई एक्शन नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम ये वाला केस कंसीडर करें, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दिया हुआ है, राइट। तो ये वाला केस कंसीडर करें तो हम इक्वेशन लिखेंगे कि एफ नेट, नेट फोर्स जो कि नीचे की तरफ है, वो किस वजह से आ रहा है? m2g, और इसको डिक्रीज करने वाला फैक्टर है t, और एफ नेट के लिए होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन a, m2g माइनस टी। ये एक इक्वेशन बना, इसको अरेंज करो, नहीं करो रहने दो। अब इसके लिए भी इक्वेशन बना दो, हमको ढूंढना रहता है a और t। क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे कि a ढूंढो, t ढूंढो। अब इसके लिए अगर हम इक्वेशन लगाए, तो वर्टिकली ये फोर्सेस तो हमारे किसी काम के नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, राइट। वेट नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। ऐसा तो है नहीं कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर उड़ रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वर्टिकली दे आर बैलेंस, हमको जो भी लेना देना है हॉरिजॉन्टली लेना देना है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो आ रहा है टेंशन की वजह से। इस तरह से ही लिखो, क्वेश्चन बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे। एफ नेट को अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसके ऊपर है एफ नेट? m1 के ऊपर, तो m1 इंटू एक्सेलरेशन विल बी t। सो ये मिला तुमको दूसरा इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन यूज करके तुम a और t दोनों की ही वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। लेट्स से यहां से तुमको a मिल गया, और यहां पे भी अगर तुम a m2g माइनस टी अपॉन m2, अब दोनों को इक्वेट करके तुम फिर t की वैल्यू निकाल सकते हो, या जैसे चाहो वैसे। दो इक्वेशन से दो अननोन चीजें हैं, एक्सेलरेशन और टेंशन, सो एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हो। इसका आगे वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।